तो चलिए, स्वागत है आपका चैनल में। अब आप हमको जेनेटिक शुरू करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नोट इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं जेनेटिक। जेनेटिक की डेफिनेशन क्या है? जेनेटिक की डेफिनेशन ये है कि जेनेटिक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की या साइंस की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, हेरिडिटी ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं और सिमिलर और रिलेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ये सीधी सिंपल सी आप डेफिनेशन पढ़िए। जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ हाउ जीन एंड हाउ ट्रेड्स आर पास डाउन टू वन जनरेशन टू अनदर। कैसे जो जीन्स होते हैं हमारे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स जिनको कहते हैं, वो कैसे पास डाउन होते हैं, उसको हम जेनेटिक कहते हैं। सबसे पहले आपको दो टर्म याद करना है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक टर्म लिखा हुआ है हेरिडिटी। हेरिडिटी का होता है कि एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में। अब ये समझना जरूरी नहीं है कि आपके पापा से या बेटे को मिले, ये भी हो सकता है कि बाबा से सीधे नाती को मिले, तो वो हेरिडिटी कहलाएगा। ठीक है। और इनहेरिटेशन का मतलब होता है इमीडिएट जनरेशन से तुरंत आने वाली जनरेशन को, यानी कि पापा से बेटा को। वो कभी बाबा से नाती में नहीं आ पाएगी डायरेक्ट। तो इनहेरिटेशन यानी कि पापा से बेटा, हेरिडिटी यानी कि पापा से बेटा भी हो सकता है पर बाबा से नाती भी पॉसिबल है हेरिडिटी में। ठीक है। तो ये आपने दो टर्म याद कर लिए इंट्रोडक्शन में, डेफिनेशन। और जेनेटिक का नर्सिंग में क्या क्या एप्लीकेशन है, तो ये काफ़ी सारी यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है। तो जो इम्पोर्टेंट है कुछ ये समझिए कि जो प्रयास थे गवर्नमेंट के द्वारा कि जेनेटिक को हम नर्सिंग में इंक्लूड करें, वो 1980 में ही शुरू हो गए थे, अर्ली 1980 में। पर ये एफर्ट जो है एक्सिलरेट यानी कि 1990 तक नहीं, यानी कि 1980 में गवर्नमेंट ने प्रयास तो शुरू कर दिया था कि हम जेनेटिक को नर्सिंग में डाल दें, पर 1990 तक जो है टाइम लग गया कि वो मतलब जो है 1990 तक जो है स्पीड बढ़ी हमारी कुल मिला के गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ अब तो जो है करना ही पड़ेगा, है ना। जेनेटिक जो आज की डेट में क्या होता है, डायग्नोस के लिए यूज करते हैं, डिसीज़ की डायग्नोस के लिए, और इन्फॉर्मेशन की कॉज क्या है डिसीज़ का है, और एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल है तो उसके एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए कि कौन सी जेनेटिक डिसीज़ है, इसका जेनेटिक में यूज करते हैं। और कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कॉमन डिसीज हैं आज की डेट में। ठीक है। तो क्या कौन कौन से हम कैरेक्टर इनहेरिटेट करते हैं अपने एक कैरेक्टर से दूसरे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसमें होता है जैसे कि कौन कौन सी बीमारी होती है हमारी। यह है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सीएडी जिसको कहते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, कुछ र्यूमेटिक कैंसर होते हैं, मेंटल इलनेस होती है। ठीक है। तो इन बीमारियों की टेस्टिंग के लिए, कॉजेज इफेक्ट रिलेशनशिप को पता करने के लिए इंक्रीज यूज किया हमने जेनेटिक टेस्टिंग का। और क्या होता है, जेनेटिक जो नॉलेज होती है वो नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। ताकि हम प्रिवेंट कर सकें और ट्रीट कर सकें डिसीज़ को, और जो इंडिविजुअल है उसको पोटेंशियल हार्म से बचा सकें। और क्या है, इथिकल, लीगल, सोशल इम्प्लीकेशन जो होते हैं जेनेटिक नर्सिंग में, हेल्थ केयर में, उनको सपोर्ट कर सकें। ठीक है। ये हो गया हमारे एक प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इन नर्सिंग। जो 5 मेन एक्टिविटी हम करते हैं इसमें ये लिखा है, जैसे कि हेल्प करते हैं कलेक्ट करने में और इंटरप्रिटेट करने में रिलेवेंट फैमिली एंड मेडिकल हिस्ट्री। जो फैमिली हिस्ट्री होती है, मेडिकल हिस्ट्री होती है, उसको हम समझाते हैं उन्हीं फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है। उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं जेनेटिक के द्वारा। आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट और उनकी फैमिली को कैसे जो है जेनेटिक एवेल्युएशन और काउंसलिंग करना है उनकी। ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, हम ऑफर करते हैं। जेनेटिक स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, यानी कि जो है साठगांठ जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, साथ में काम करना। पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेशन में। अब नर्स का रोल क्या क्या होता है जेनेटिक में, ठीक है, वही है जैसे उसमें लिखा था एप्लीकेशन में, वैसे ही रोल में लिखा है कि क्लाइंट हेल्थ कंसर्न द क्लाइंट नीड्स एंड द नर्स एजुकेट रोल एंड जॉब डिसरप्शन। ठीक है। जो रोल होता है नर्स का वो वेराइज करता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रोल होता है जेनेटिक में। ठीक है। कि क्लाइंट का हेल्थ कंसर्न क्या है, क्लाइंट की ज़रूरतें क्या है, नर्स ने कितनी पढ़ी लिखी है, वो उसका रोल क्या है। ठीक है। ये सारी चीज़ फैक्टर डिपेंड करते हैं कि नर्स किस हिसाब से पेशेंट को हेल्प कर पाएगी जेनेटिक केयर में। ठीक है। नर्स प्रोवाइड करती ऐसी केयर जो प्रिजर्व करती है और प्रोटेक्ट करती है क्लाइंट की ऑटोनॉमी को, डिग्निटी को और राइट्स को, यानी कि जो है उसके जो उसके राइट मतलब कि अधिकार होते हैं, डिग्निटी मतलब हमारा सम्मान होता है, ऑटोनॉमी
का मतलब होता है स्वतंत्रता एक प्रकार से, ठीक है। अब हमारा आ जाता है नर्स क्या होती है। सबसे पहले तो क्लाइंट की मेडिकल हिस्ट्री को जो है असेस करना होता है नर्स को, ठीक है। पर्सनल और फैमिली हेल्थ हिस्ट्री को लेना पड़ता है। सारे एसेंशियल कंपोनेंट जो होते हैं नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट में नोट करने के लिए लिया जाता है नर्स के द्वारा, ठीक है। और क्या होता है नर्स के रोल, नर्स शुड बी एबल टू प्रोवाइड असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट एंड फैमिली, ठीक है। क्लाइंट की फैमिली के लिए असेसमेंट प्रोवाइड करना, एक पेडिग्री यानी कि फैमिली ट्री प्रोवाइड करना। पेडिग्री आप समझते हो ना, ये होती पेडिग्री। ये जैसे ये हमारा क्लाइंट है तो हमने क्लाइंट की पूरी पेडिग्री, चाचा, भतीजा, उनके लड़के, क्लाइंट के माँ बाप, उनके माँ बाप, ब्लड रिलेशन, तो ये पेडिग्री हम तैयार करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल जेनेटिक कंसर्न को, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है जेनेटिक से रिलेटेड, बेसिक जेनेटिक एजुकेशन उसको प्रोवाइड करते हैं। और आप रोल लिखना चाहो तो बना बना के लिख सकते हो कि जो है मतलब एडवोकेटर के तौर पे, जैसे आपने फंडामेंटल में पढ़ा, एडवोकेटर के तौर पे नर्स का रोल होता है, एजुकेटर के तौर पे नर्स का रोल होता है ना। इस तरह आप काफ़ी सारे पॉइंट बना बना के लिख सकते हो। अब इम्पैक्ट क्या क्या होता है जेनेटिक का फैमिली में। सबसे पहले हेरिडिटी के बारे में लिखा है कि जो सभी बच्चे की लाइफ की शुरुआत होती है वो शुरू होती है एक फर्टिलाइज्ड एग से, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बना होता है, ठीक है। और जब इसी जाइगोट में या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसी को हम जो है एबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इवन इफ द कंपोनेंट ऑफ जाइगोट आर नॉर्मल द चाइल्ड में हैव एन एबनॉर्मलिटी फ्रॉम एन इंजूरियस इन्वायरमेंट इन द यूट्रो। कभी कभी क्या होता है कि जाइगोट हमारा नॉर्मल भी होता है तब भी हमारा जो बेबी होता है उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब बेबी यूट्रस में था तो उसको इंजरी हुई, इन्वायरमेंटल इंजरी हो गई, ठीक है। अब आपको पता है कि जेनेटिक या जीन क्या होता है, जो हमारे शरीर में हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो जब उसको इंजरी हो जाएगी इस तरह जाइगोट में या उसके न्यूक्लियस क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म में जाइगोट के बनने के दौरान, तो क्या होगा उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ये इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ डिसीजेज हो सकती हैं जैसे कि हीमोफीलिया हो सकता है बच्चे को या मदर को, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। ये क्या होता है डायरेक्टली कॉज्ड होते हैं फॉर्म ऑफ म्यूटेशन से, सिंगल जीन या पेयर ऑफ जीन। म्यूटेशन का मतलब होता है कि हमारा क्या होती है सबसे छोटी इकाई क्या होती है जेनेटिक की, जीन ही होती है। तो जब जीन में चेंजेस आ जाएं जो हमारे कैरेक्टर्स को लेके जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, म्यूटेशन यानी कि चेंजेस आ जाए, अब चेंजेस, तो क्या उसमें क्या होता है फिर हमारा जो है डिसीजेज आ जाती हैं जैसे कि हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, डायबिटीज मेलाइटिस, सारी प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था हेरिडिटी, इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन ऑन फैमिली में। एक था हेरिडिटी, दूसरा हमारा आएगा पीपल विद जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो हम ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है जो सब कुछ फैमिली में होता है, उसको हम लोअर कर सकते हैं डाइट में चेंज करने के साथ साथ। जैसे कि लिपिड लोअरिंग ड्रग दे देंगे उसको, तो जो लिपिड है हमारा HDL है, हाई डेंसिटी लिपिड है, वो कम हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे को हीमोफीलिया है तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा हमें फैक्टर्स का। पता है आपको हीमोफीलिया में क्या ही होता है, तो फैक्टर हमको देना पड़ेगा उसको। एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे पास क्लॉटिंग के फैक्टर जो है चले जाते हैं हीमोफीलिया के डिसीज में। ब्लड क्लॉट नहीं होता, अगर चोट लग गई तो खून बहता ही रहता है हीमोफीलिया में, तो हमें फैक्टर जो है ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। तो ये हमने देखो इम्पैक्ट एक तो पढ़ लिया, एक था हेरिडिटी, एक था जेनेटिक डिसऑर्डर वाली है तो कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। और पीपल एट रिस्क, पीपल एट रिस्क का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल है या पर्सन, उसके पास ऐसा जीन है जो उसको प्री डिस्पोज बनाता है, यानी कि वो खतरे में है कि उसको एक पार्टिकुलर डिसऑर्डर हो सकता है। प्री डिस्पोज का मतलब वो खतरे में है, सस्केप्टिबल है, खतरे में है कि उसको अभी डिसीज हुई नहीं है पर उसको खतरा है कि हो सकती है, प्री डिस्पोज है एक पार्टिकुलर डिसऑर्डर को, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो रेगुलर अगर हम उसको डायग्नोसिस करेंगे, उसका स्क्रीनिंग करेंगे, रेगुलर चेक करेंगे, तो क्या होगा अर्ली स्टेज में अगर चेंजेस आएंगे तो हम पकड़ लेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और फिर उसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। तो पीपल एट रिस्क। एक होता है कैरियर, अगर कोई कैरी करेगा एक फॉल्टी जीन को, दैट कुड बी पास डाउन टू चिल्ड्रन, वन में डिसाइड नॉट टू हैव चिल्ड्रन और में कंसिडर वेरियस फैमिली प्लानिंग ऑप्शन सच एज एडॉप्शन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
अगर किसी को पता है पहले से ही कि उसके जीन में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, वो कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या होता है? वाहक, यानी कि या तो पर्सन को बीमारी है या तो नहीं है, पर उसके पास ऐसा जीन है, उसको पहले से पता है कि अगर वो बच्चा पैदा करेगा तो उसके बेटे में भी वही बीमारी हो जाएगी, ये वाली बीमारी हो जाएगी, क्योंकि उसके में वो जीन ऐसा है एक जो बीमारी लेके चल रहा है। तो वो क्या करेगा? बच्चे नहीं पैदा करेगा। वही लिखा है कि वन में डिसाइड नॉट टू हैव चिल्ड्रन, वो डिसाइड कर सकता है कि वो बच्चे ना करे, उसकी बजाय वो क्या करे? फैमिली बढ़ाने के लिए अडॉप्शन कर सकता है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि भाई आईवीएफ टेक्निक हमारी हो गई। ठीक है। अब फैमिली का असेसमेंट कैसे करते हैं जेनेटिक डिसीज में? अब मैंने आपको बताया कि जेनेटिक असेसमेंट कैसे होगा। तो 3 जनरेशन की फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री या पेडिग्री बनाना पड़ता है। 3 जनरेशन यानी कि बेटा, पापा, बाबा, 3 जनरेशन की हम पेडिग्री बनाएंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे? एक प्रकार की इनवैल्यूएबल टूल होता है नर्सों के लिए, पता करने के लिए कि जेनेटिक डिसीज तो नहीं है कहीं। और इससे हमें क्या पता चलता है? पूरे हेल्थ स्टेटस पता चलता है पूरी इंटायर फैमिली के लिए। ठीक है। एक एक्सपेंडेड फैमिली हिस्ट्री यानी कि पेडिग्री में क्या क्या कंसिस्ट होता है? हेल्थ इंफॉर्मेशन, क्लाइंट के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, क्लाइंट की सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, आंट्स अंकल ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। ठीक है। और ऐसे डीकम्युनेटेड इंफॉर्मेशन यानी कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इंक्लूड करती है डायग्नोसिस की। ठीक है। कि कभी कहीं डायग्नोसिस हुआ था क्या पहले किसी बीमारी का, ये सारी चीज़ें हमको पता करना है फैमिली या जो है मेडिकल हिस्ट्री में 3 जनरेशन की। ऐसे करते हैं हम जेनेटिक असेसमेंट। कुछ पॉइंट तो लिखिए। ठीक है। क्यों हम जो है करते हैं? जैसे कि प्रोबेबिलिटी देखने के लिए, कोई डिसीज़ तो नहीं है, और किसका कितना डीएनए उसमें। जैसे कि अगर आप मानते हो कि 50% लक्षण हमें मदर से मिलते हैं, 50% हमें फादर से मिलते हैं, तो मदर और फादर को भी तो उनके 50-50 उनके माँ बाप से मिले होंगे। तो यानी कि हमारे अंदर, बच्चे के अंदर, हमारे बाबा लोगों के, दादी लोगों के भी जो है 1/4 जीन्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक डीएनए शेयर करते हैं। इसी तरह हमको पेडिग्री में ये बताना पड़ता है कितने परसेंटेज का डीएनए हमने शेयर किया अपने सिबलिंग्स के साथ, माता पिता के साथ, बाबा के साथ। और डिसीज का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है फैमिली में, तो ये हमको पेडिग्री से, फैमिली असेसमेंट से पता चल जाएगा। कितने हमको जो है लाइकलीहुड, मतलब कितने ज़्यादा चांसेस है कि हमको जो है एक डिसीज हो सकती है, ये लाइकलीहुड हमें पता करना है। और डिसीज का रिस्क कितना ज़्यादा है एक फैमिली मेम्बर में, ये हो गया। अब पढ़ना है हमको सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड एट द मोमेंट द स्पर्म सेल फर्टिलाइजेस द एग सेल। स्पर्म सेक्स बेबी का तो तभी डिटरमाइंड हो जाता है जब हमारा स्पर्म सेल यानी कि जो मेल से निकलता है फर्टिलाइज करता है एग सेल को, यानी कि वुमेन के ओवरी में। ठीक है। तो स्पर्म और एग सेल को हम जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं, ये लिखा है। ठीक है। जर्म सेल के भी नाम से जानता हूँ। जर्म सेल हमारी बाकी ऑटोसोमल सेल्स से या सोमैटिक सेल्स से डिफरेंट होती है। ठीक है। बिकॉज ये कंटेन करते हैं हाफ द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम 23 इंस्टेड ऑफ 46। इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं 46 की तुलना में, इन सेल्स में, जर्म सेल्स में। ठीक है। तो आधे 23 हमको मिलते हैं मदर से, आधे हमको मिलते हैं फादर से। 23 होते हैं, फिर 46। और वो बताता है कि जो है कैसे हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है। जो लार्ज वाला हमारा क्रोमोसोम होता है उसको हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो शॉर्ट वाला क्रोमोसोम होता है उसको हम वाई क्रोमोसोम कहते हैं। मदर से वाई क्रोमोसोम मिलता है, फादर से एक्स क्रोमोसोम मिलता है। या आप ये समझ लीजिए कि जो मदर का एग होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। और जो फादर होता है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। मदर में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। बड़ा वाला एक्स क्रोमोसोम, छोटा वाला वाई क्रोमोसोम। और 23 मिलेंगे। इसमें पूरे 46 करेक्टर नहीं होते हैं, आपको बता दिए। ये जर्म सेल हैं, जर्म सेल में 23 जो है आपके क्रोमोसोम रहेंगे, 23 मदर में, 23 फादर में। अब कैसे जो है जीन इनहेरिटेड होते हैं? जीन इनहेरिटेड होते हैं, आधे मदर से मिलते हैं, ये देखिए। हाफ ऑफ द चाइल्ड जीन आर इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स मदर एंड हाफ फ्रॉम इट्स फादर। आधे माता पिता से, आधे आधे मिलते हैं। ठीक है।
और यही लिखा है इन टर्न द चाइल्ड पेरेंट्स इनहेरिटेड हाफ ऑफ देयर जीन्स फ्रॉम ईच ऑफ देयर ओन पेरेंट्स। तो जो माँ बाप हैं उनको भी जो उनके जीन मिले होंगे तो आधे आधे अपने माँ बाप से, बाबा दादी से मिले होंगे। तो इस प्रकार से जो नाती होता है उसके अंदर 1/1/4 जीन उसके जो है ग्रांड पेरेंट्स का भी होता है। ये जीन्स का इनहेरिटेड होता है। अब सेक्स कैसे डिटर्मिनेशन होता है, ये लैंग्वेज पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया। फीमेल में XX और मेल में XY क्रोमोसोम होता है। लैंग्वेज आप बना के लिख सकते हो, एक एक्स से एक एक्स, एक एक्स से एक वाई, इस तरह करके ये बना ली। आधे चांस होते हैं कि मेल होगा, आधे चांस होते हैं हमारा कि फीमेल होगा, इस हिसाब से हो जाता है हमारा। ठीक है, XY हुआ तो हमारा मेल, XX हुआ तो हमारा फीमेल होगा। 50-50% चांस। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लिया। अब एबनॉर्मलिटी क्या क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले यूनिट से। एक हमारा होता है क्रोमोसोमल की एबनॉर्मलिटी और एक होता है म्यूटेशन। तो सबसे पहले हमको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पढ़ना होता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को हम एबीरेशंस भी कहते हैं। एबीरेशंस का मतलब होता है चेंजेस आना, डेविएशन हो जाना नॉर्मल क्रोमोसोमल डेविएशंस में। जो नॉर्मल क्रोमोसोम का नंबर है उसमें चेंजेस आ जाना, उसी को हम एबीरेशन या एबनॉर्मलिटी भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है न्यूमेरिकल, एक होता है स्ट्रक्चरल। ठीक है, न्यूमेरिकल के हिसाब से केवल दो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, एक होता है यूप्लॉइडिटी, एक एन्यूप्लॉइडिटी। न्यूप्लॉइडिटी और यूप्लॉइडिटी, यू और न्यू। तो यूप्लॉइडिटी का मतलब होता है बैलेंस्ड क्रोमोसोम से जब हम डील करें, यानी कि क्रोमोसोमल कैसे होता है, बैलेंस सेट होता है। ठीक है, सोमैटिक कॉम्प्लीमेंट्स और एग्जैक्ट मल्टीप्लाई ऑफ द बेसिक नंबर। द यूप्लॉइड सेल्स में बी हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड। ठीक है, और विद हायर मल्टीपल नंबर्स हायर देन डिप्लॉइड सेट, इट समटाइम्स रिफर एज पॉलीप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड से ज़्यादा अगर किसी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम पॉलीप्लॉइड यूप्लॉइडिटी भी कहते हैं। अब आपको यूप्लॉइडिटी का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बैलेंस नंबर होता है, तो मैं बता दूं कि आप 2n, बस ये शब्द याद रखिए, n का बराबर होता है हमारा 23, तो 2n का मतलब 46। ठीक है, अब जब ये 2n से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, हाइप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड, है ना, ट्राइप्लॉइड, प्रोप्लॉइड, है ना, पेंटाप्लॉइड, 5n। तो दो से ज़्यादा हो जाए तो उसी को हम यूप्लॉइडिटी कहते हैं। लेकिन आप ये देखिए इसमें हमने ना किसी को घटाया है, यानी कि ना तो हमने 2n+1 किया है, ना 2n-1 किया है। 2n था तो 2n का 2n ही रह गया, बस n की आगे जो 2 था वो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये होता है यूप्लॉइडिटी। अब दो से ज़्यादा हो जाए तो उसी को पॉलीप्लॉइड कहते हैं, यानी कि ये जो 3, 4, 5 हैं इसी को हम पॉलीप्लॉइड कह देते हैं, इसी के अंदर आता है। तो जब इस प्रकार का हमारा एबनॉर्मल होता है तो उसको न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी आती है, एबिरेशन आता है, तो उसको यूप्लॉइडिटी कहते हैं। न्यूप्लॉइडिटी का क्या मतलब होता है, उसमें बैलेंस क्रोमोसोम सेट थे, तो उसको आप में लैंग्वेज में लिख देना है इम्बैलेंस या इरेगुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट होते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी सेट की जगह इरेगुलर नंबर होते हैं। कैसे, अब इसमें आ जाता है हमारा 2n+1। 2n का मतलब हमको समझ में आ ही गया, 23। अब 23+1 कितना होगा, 24 हो जाएगा, है ना। 2n का मतलब 46, सॉरी, तो 46+1 कितना हो जाएगा, 47। 46 - 1 कितना हो जाएगा, 45। तो इसी प्रकार से जब हमारे इरेगुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट में मतलब इरेगुलर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस आ जाएं, वो रेगुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट में जो चेंजेस आ रहे थे, ये था इरेगुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइसोमी इसी को कहते हैं 2n+1। मोनोसोमी इसी को कहते हैं 2n-1। ठीक है, ये होता है। ये न्यूप्लॉइडिटी का मतलब यही होता है, जैसे ऑटिज्म इसका एक उदाहरण होता है, जब फादर के एक जीन चला जाता है, ठीक है, 2n-1 हो जाता है, 45 हो जाता है, टोटल 46 की जगह 23-23 मिलते हैं, लेकिन एक कम हो जाता है फादर का जीन, तो टोटल 45 होते हैं, मोनोसोमी में आ जाता है। यही होता है ट्राइसोमी, मोनोसोमी आगे आप पढ़ेंगे। तो ये था न्यूमेरिकल के हिसाब से हमारा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। अब हमारा आता है स्ट्रक्चरल के हिसाब से। स्ट्रक्चरल के हिसाब से पहला हमारा ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जब स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप ऐसे ऐसे समझ लीजिए, जब आप उसको जूम करेंगे तो वो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो
ये आ गया हमारा ट्रांसलोकेशन। जल्दी जल्दी समझिए, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जब क्रोमोसोम के एक फ्रेगमेंट में क्या हो, जो क्रोमोसोम का एक फ्रेगमेंट जो है टूट के दूसरे फ्रेगमेंट के टूटे हुए हिस्से में जाके अटैच हो जाए तो उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे कि ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ये वाला हिस्सा ये नीले नीले ये जो है ये टूटा यहाँ से, ये था ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूट के कहाँ गया, ये यहाँ से टूट के इस वाले में चला गया। ये देखिए ये नीला था, ये यहाँ पे जाके अटैच हो गया। इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। एक फ्रेगमेंट टूट के दूसरे क्रोमोसोम के टूटे हुए हिस्से में जाके जुड़ जाए, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। डिलीशन का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम है तो उसका बीच का हिस्सा डिलीट हो जाए या लॉस हो जाए ओरिजिनल मटेरियल का। ये देखिए ये क्रोमोसोम था, ये डिवाइड हुआ, बीच का उसका क्या हो गया, चला गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए, बीच वाला हिस्सा लॉस हो गया, डिलीट हो गया, इसको कहते हैं डिलीशन। इन्वर्जन का मतलब होता है जब दो ब्रेक हो जाए, ठीक है, क्रोमोसोम में, ठीक है, इसमें डिलीट तो नहीं होता पार्ट, द पार्ट बिटवीन देम मे नॉट बी लॉस्ट, यानी कि डिलीट तो नहीं होता पार्ट, पर रीअटैच हो जाता है ओरिजिनल प्लेस में रिवर्स ऑर्डर में, उसी जगह पे जुड़ भी जाता है पर रिवर्स ऑर्डर में। जैसे कि अगर आप देखें तो ये देखिए ABCDE ये ओरिजिनल ऑर्डर है, अब ये 20 से टूटा, 20 से टूटने के बाद क्या हुआ, रिवर्स हो गया, उल्टी जगह जुड़ गया। जैसे कि ABC के बाद D आना था, लेकिन क्या हो गया, ये हो गया, E आ गया, फिर D आया, फिर F आया, उल्टा हो गया ऑर्डर हमारा, ठीक है, इसको कहते हैं इनवर्जन, उल्टा हो जाना। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, एक अनदर कॉपी हो जाना। डुप्लीकेट का मतलब भी आपको समझ में आ रहा है नाम से कि डुप्लीकेसी हो जाना। तो एक क्रोमोसोम की कॉपी जो है एक्स्ट्रा हो जाना, या उसके सेगमेंट की एक कॉपी एक्स्ट्रा हो जाना और ओरिजिनल लोकेशन में जाके जुड़ जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। अब क्या हुआ, ABC तो है पर D के बाद क्या है, D के बाद F और फिर एक और F बन गया, दो तो हो गए, यानी कि एक सेगमेंट और जुड़ गया, उसको कहते हैं डुप्लीकेशन। और कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा आइसोक्रोमोसोम। आइसोक्रोमोसोम में क्या होता है, मिस डिवीजन हो जाता है, ये देखिए ये होता है हमारा आइसोक्रोमोसोम, ये लॉन्गिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल मिस डिवीजन हो गया। अब ये छोटे छोटे हिस्से, ये जैसे दो ठो हैं P और Q, तो ये P वाले हिस्से आपस में जुड़ जाएं छोटे छोटे, ये लीजिए मिस डिवीजन हो गया, बड़े बड़े आपस में जुड़ जाए, ये लो, ये हो गया मिस डिवीजन, इसको कहते हैं हम आइसोक्रोमोसोम। रिंग क्रोमोसोम का मतलब होता है जब सिंगल क्रोमोसोम में दो जगह से ब्रेक हो, टूट जाए, वो सिंगल क्रोमोसोम है, दो जगह से वो टूट जाए और क्या करे, जो 20 के हिस्से हैं वो आपस में मिलके क्या बनाए, एक ठो वो बनाए, स्फीयर टाइप का बनाए, ठीक है, रिंग टाइप के स्ट्रक्चर बनाए, उसको कहते हैं रिंग क्रोमोसोम। जैसे कि ये वाला, ये देखिए ये क्रोमोसोम है, ये 20 से टूट गया, ये आपस में टुकड़े कैसे हो गए, ऐसे ऐसे इकट्ठा हो गए, एक ये हुआ, फिर एक ये हुआ, फिर एक ये हुआ, एक प्रकार का उन्होंने रिंग बना लिया, रिंग क्रोमोसोम। तो ये हमने पढ़े क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, न्यूमेरिकल के हिसाब से यूप्लॉइडिटी और न्यूप्लॉइडिटी, स्ट्रक्चरल के हिसाब से ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन यानी कि उल्टा जुड़ जाना, डुप्लीकेशन यानी कि फोटोकॉपी एक तो बन जाना, ठीक है, और आइसोक्रोमोसोम, रिंग क्रोमोसोम। अब हमको पढ़ना है म्यूटेशन के बारे में। तो अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब आपको नाम से मैंने शुरू में बता दिया, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस आ जाना। म्यूटेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ चेंज, चेंज आ जाना, यानी कि हेरिडिटी की प्रोसेस में चेंज हो जाए अचानक से, तो उसको कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन किस में होता है, जीन में होता है। जीन कैसे होता है, या तो सिंगल जीन में होता है, या तो पेयर ऑफ जीन में, या तो मल्टीपल जीन में चेंजेस आ जाए, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। जीन्स किस में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में। तो जब जीन्स में सिंगल या मल्टीपल जीन्स में चेंजेस आ जाए और हमारी, माफ़ी चाहता हूँ शोर के लिए, तो हम म्यूटेशन पढ़ रहे थे, तो म्यूटेशन का मतलब होता है जीन्स में चेंजेस आ जाना, ठीक है, क्योंकि जीन्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारे कैरेक्टरिस्टिक को या ट्रेड्स को जो है ट्रांसफ़र करते हैं। और जीन्स किस में होते हैं, जीन्स होते हैं क्रोमोसोम में हमारे इकट्ठा होते हैं, तो या तो क्रोमोसोम या जीन्स में चेंजेस आ जाना, ठीक है, उसी को कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन अगर सोमैटिक सेल्स में हो तो सोमैटिक म्यूटेशन, और उसमें अगर जर्मलाइन सेल्स में है तो उसको सेक्सुअल म्यूटेशन भी कहते हैं, या जर्मलाइन म्यूटेशन भी कहते हैं। सोमैटिक म्यूटेशन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, और जर्मलाइन म्यूटेशन यानी कि जो हमारे सेक्सुअल म्यूटेशंस होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं।
म्यूटेशन अकर कैसे होता है, देखिए हाउ म्यूटेशन अकर। म्यूटेशन अकर होता है जब किसी एक बेस में, यानी कि जो हमारा डीएनए होता है वो कैसे मिलकर बना होता है, 4 बेस होते हैं, है ना, एडिनिन ए से, थाइमीन टी से, साइटोसिन सी से और ग्वानिन जी से। तो जब इन 4 बेसिस में हमारे चेंजेस आ जाते हैं तो हमारे क्या होता है, डीएनए चेंज हो जाता है। डीएनए चेंज हो जाता है तो जीन चेंजेस आ जाते हैं, जीन चेंजेस आ जाते हैं तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। तो यही बता कि कि म्यूटेशन कैसा होता है। स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, अचानक से भी हो सकता है, और या तो फिर किसी एक्सपोजर की वजह से, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से, कुछ केमिकल्स की वजह से, रेडिएशंस की वजह से म्यूटेशन हो सकता है। अब कुछ सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो नॉर्मल जीन होता है वो हमारा कैसा होता है, एक एक निश्चित उसका सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब सीक्वेंस का मतलब कैसे होता है, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड से बन के बना होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड की या न्यूक्लिक एसिड की हमको चेन चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि ये है हमारा, ये हमारी करेक्ट अमाइनो के एसिड की चेन, देखिए ये 3-3 का पेयर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। अब देखिए म्यूटेटेड जीन्स में क्या होता है, इनकरेक्ट, इसमें जो हमारा सीक्वेंस हो जाता है अमाइनो एसिड का, कैसे, ये देखिए 3 का यहाँ पे बना, और फिर अगर आप देखें तो ये 3 में और ये 3 में कितना डिफरेंस है ना, ये इनकरेक्ट अमाइनो एसिड की चेन है, सीक्वेंस है। तो ये हमारा जब चेंजेस आ जाता है तो ये होता है हमारा नॉर्मल और म्यूटेटेड जीन्स में अंतर, ठीक है। अब म्यूटेशन कैसे होता है, एग और स्पर्म सेल में, यानी कि वही जर्मलाइन सेल्स जिसको हम कहते हैं। जो हमारा म्यूटेशन एग और स्पर्म सेल में होता है वो हमारा ट्रांसमिट होता है चिल्ड्रन में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, और ये सभी सेल्स में जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो इनहेरिटेड मटेरियल हम लेते हैं, यानी कि म्यूटेशन हम लेते हैं माता पिता से, वो हार्मलेस होते हैं, पर कुछ केसेस में सीवियर एबनॉर्मलिटी, यानी कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, जन्मजात एबनॉर्मलिटी जिसको हम कहते हैं, वो आ सकता है। सोमैटिक सेल्स में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, सोमैटिक सेल्स में ट्रांसफ़र नहीं होगा, पर जो जर्मलाइन सेल होती है यानी कि एगो सेल्स में, उसमें अगर म्यूटेशन हो रहा है, ऐसी म्यूटेशन हो रहा है तो वो ट्रांसफ़र होगा बेबी में। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे ऑकर होती है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए।